नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम अपनी इस कक्षा में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत काव्यखंड में कविता के बहाने पाठ 3 कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता पर चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम हमारे कवि कुंवर नारायण के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म 19 सितंबर 1927 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह जो कि 1956 में लिखी गई, परिवेश, हम तुम अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया, आकारों के आसपास कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरे साक्षात्कार, सामान्य, ये उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अब हम उनके द्वारा प्राप्त पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे। तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान से सम्मानित किया है। न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। उन्होंने कविता के अलावा चिंतापरक लेख, कहानियों और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है। किंतु कविता की विधा को उनके सर्जन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधक की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणा और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संक्षेप, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द है। आगे देखते हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के सामने आता है। एक पंक्ति में कहें तो उनके तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रति हिंसा में सहमे हुए एक संवेदनशील मन में आलोड़नों के रूप में पढ़ी जा सकती है। अब यहाँ पर कुंवर नारायण जी द्वारा रचित दो कविताएं हैं। पहली है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। लेकिन इस बार हमें सिर्फ एक कविता पढ़नी है, दूसरी कविता को हमारे पाठ से हटा दिया गया। तो कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से ली गई, आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता का अपार संवेदनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं और बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा या कोई बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन,
अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं, वो चाहे घर की सीमा हो या भाषा की सीमा या फिर समय ही क्यों ना हो। तो अब हम अपनी कविता पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, पाठ का नाम है कविता के बहाने, क्योंकि हमारे कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। माने का मतलब है यहाँ पर मायने और अर्थ से। तो प्रस्तुत कविता के अंदर कुंवर नारायण जी ने कविता को मन की उड़ान स्वीकार किया जाता है। कोई चिड़िया भी उड़ती है, पर चिड़िया और कविता की उड़ान एक समान नहीं हो सकती। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और इसी बात को कुंवर नारायण ने स्पष्ट किया। यानी यह जो कविता है वो प्रकृति से जोड़ते हुए कुंवर नारायण ने लिखी। तो कवि कहता है कि कविता एक उड़ान की तरह है, वह किसी चिड़िया की उड़ान के बहाने व्यक्त तो हो सकती है, लेकिन कविता में निहित भावों की उड़ान में जो गुण और व्यापकता विद्यमान है वह भला चिड़िया की सीमित उड़ान में कैसे संभव हो सकती है। भाई चिड़िया की उड़ान तो सीमित है, लेकिन कविता की उड़ान तो असीमित है। चिड़िया तो ज़्यादा से ज़्यादा एक घर से दूसरे घर, बाहर से भीतर या भीतर से बाहर की उड़ान भर सकती है, उसकी उड़ान की सीमा बंधी रहती है, लेकिन कवि के मन में उत्पन्न होने वाले भावों को नहीं बांधा जा सकता। और भावों के पंख तो असीम दूरी तक, अनंत ऊंचाई तक भर सकते हैं, क्योंकि हम कल्पनाएं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी सोचा जा सकता है, वो तो अनंत है, असीमित है, लेकिन उड़ान तो सीमित है। कविता के द्वारा पंख लगाकर उड़ने का अर्थ तो किसी भी सीमा में न बंधना है, यानी वो किसी से बंधा हुआ नहीं है। भला एक चिड़िया क्या जाने कविता की उड़ान में कितनी व्यापकता है। आगे देखते हैं, दूसरे पद पर चर्चा करते हैं। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। पहले कविता की तुलना कवि ने चिड़िया से की थी, अब इस भाग में कविता की तुलना कवि ने एक फूल के खिलने से की। तो कविता का विषय चाहे कुछ कोई भी हो, या कविता हर विषय से बढ़कर महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो चिड़िया से की जाए या फूल से की जाए या बच्चे से की जाए, लेकिन कविता महत्वपूर्ण है। कविता में चाहे फूलों के खिलने का वर्णन हो या कविता, तो उससे बढ़कर ही होती है। तो कवि कहता है कि कविता का बनना फूलों के बहाने से हो सकता है। भाई फूल को का बढ़ना और उसे देखकर कविता, उसे देखकर लिखी जरूर जा सकती है, लेकिन वो फूल के जैसी नहीं होती। अर्थात किसी भी कविता में सुंदर फूलों के खिलने का वर्णन तो हो सकता है, उनकी शोभा का उल्लेख हो सकता है, पर वास्तव में कविता की सुंदरता की भला फूलों का खिलना क्या समझेगा। भाई कविता के भाव तो असीमित है, क्योंकि फूल खिलते हैं, कुछ देर महकते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता के भाव तो असीमित है, वो तो फैलते चले जाएंगे, उसकी सुगंध तो समाप्त नहीं होगी, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाती है, और ये तो कुछ समय के लिए होते हैं और वापस समाप्त हो जाती है। वे सूख कर मिट जाते हैं, या तो फूल सूख जाएंगे और फिर मिट जाते हैं, पर कविता के मधुर भाव तो कभी नहीं मुरझाते। वे मधुर भाव तो बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह व्याप्त रहते हैं, जबकि फूलों की खुशबू तो या तो घर के अंदर या बाहर या ऊपर या नीचे की तरफ थोड़ी देर समय के लिए, थोड़ी दूर तक, और उसके बाद समाप्त हो जाएगी। लेकिन कविता के भाव तो लंबे समय तक और लंबी दूरी तक पहुंचते हैं, सबके हृदय में जीने की चाह उत्पन्न करते हैं। फूलों की महक और सुंदरता की तुलना किसी भी प्रकार से कविता से नहीं की जा सकती। अब हम अंतिम पद पर चर्चा करते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने,
बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब एक घर कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर कवि ने अपनी इस कविता की चर्चा, जो कविता लिखी है उसने क्या बताया, एक बच्चे के खेल के समान उसने बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो कवि कहता है कि कविता को किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई बहाना ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह तो बच्चों के खेल की तरह होती है, जो कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती है। वह तो कभी भी व्यक्त होकर अपने भावों से प्रभावित कर सकती है। और बच्चे अपने खेल में मग्न होकर बाहर भीतर परवाह नहीं करते, ठीक उसी तरह कवि भी अपनी कविता में अपने भावों को बाहर भीतर कोई परवाह नहीं करता है। वे इस घर से उस घर में, हर घर में अपनी खेल का स्थान ढूंढ ही लेते हैं। जिस तरह से बच्चे, उसी प्रकार कविता अतीत के, वर्तमान के, भविष्य के प्रसंगों को प्रकट कर लेती है। वहां पर कोई बाध्यता नहीं है, वह हर समय के भावों को व्यक्त कर सकती है। जिस तरह से खेल को हम कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर खेल सकते हैं, तो वैसे ही कविता भी के अंदर भी हम अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में और भविष्य के बारे में, किसी भी बारे में चर्चा कर सकते हैं। कविता की रचनात्मकता में तो अपूर्व ऊर्जा छिपी हुई है। वह किसी भी बंधन में नहीं बंधी नहीं, वह बच्चों के खेल की तरह बेपरवाह है। वह बच्चों के खेल की तरह किसी भी एक स्थान से बंधी हुई नहीं है। तो आज हमने अपनी इस कविता में तीन चीज़ों पर चर्चा करी। पहले तो कवि ने अपनी कविता को एक चिड़िया के समान बताया, लेकिन जो चिड़िया है उसकी उड़ान सीमित होती है, लेकिन कविता के भाव तो असीमित है, और वह उसे बांधा नहीं जा सकता, उसे रोका नहीं जा सकता। अब दूसरी हम बात करें तो दूसरी उन्होंने बताया फूल के समान, लेकिन फूल की खुशबू तो कुछ समय के लिए रहती है, कुछ समय तक महकते हैं, तो उसके बाद मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं और मिट जाते हैं। लेकिन कविता के भाव तो लंबे समय तक बने रहते हैं, वो मिटते नहीं हैं। वो तो एक बार अगर किसी के मन में छा जाए तो लंबे समय तक बने रहते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, अनेकों देश तक पहुंच जाते हैं। तीसरी जो बात की गई, कविता को बच्चे के खेल के समान बताया, तो कविता भी एक बच्चे के खेल की तरह ही है। जैसे खेल को किसी भी स्थान पर कहीं पर भी खेला जा सकता है, जब चाहे कहीं भी, ठीक उसी तरह कविता को भी कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर लिखा जा सकता है, और उसे एक घर से उस घर में, इस घर से उस घर में, कहीं पर भी लिखा जा सकता है। उस पर कोई रोक टोक नहीं होती, और बच्चे भी किसी भी तरह किसी भी खेल को कहीं पर भी खेल सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपनी इस कविता को पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमने इससे तीनों का पदों का भावार्थ किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।